नमस्कार, वेलकम टू ESIC डेप्यूटी डायरेक्टर्स प्रिपरेटरी क्लासेस। जी हाँ, एक्चुअली 17 जुलाई को ESIC डेप्यूटी डायरेक्टर के फेज 1 एग्ज़ाम ओवर हो गया और 17 को एग्ज़ाम जब ओवर हुआ उसके बाद से जितने कैंडिडेट अपीयर हुए हैं उनके मन में बहुत प्रकार के कन्फ्यूजन है। उनको रोज एक दूसरे से डिस्कशन करते हुए भी देखा जा रहा है। कुछ ये साबित करने में लगे हैं कि MTS, LDC, UDC दे आर नॉट एलिजिबल और इसलिए बहुत कम लोगों में कंपटीशन बच गया है और चूंकि कम लोगों में कंपटीशन बच गया इसलिए मेरे सिलेक्शन के प्रोबेबिलिटीज हाई हो गई हैं। जबकि जो MTS है, LDC, UDC है वो ऐसा सोच रहे हैं कि जो क्राइटेरिया UPSC ने मांगा है वो क्राइटेरिया मैं फुलफिल कर रहा हूँ, सो मैं भी एलिजिबल हूँ। तो ये अच्छा खासा एक डिस्कशन चल रहा है। इसको डिस्कशन हम कम कहेंगे, इसको कंफ्यूजन ज्यादा कहेंगे। तो इस कंफ्यूजन को रूल आउट करने के लिए मुझे इस एडवर्टीजमेंट को दोबारा आपके सामने लाना पड़ा। एडवर्टीजमेंट नंबर 55 ऑफ 2021, जी हाँ 55/2021 में ये पब्लिश हुआ था और इसमें 151 DD की वैकेंसी का अनाउंसमेंट हुआ था। उसके कुछ क्राइटेरिया दिए हुए थे। पे स्केल पे लेवल 10 में है और एज जो है 35 ईयर्स है। हम ऊपर वाले ये जो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सीट्स है ये अंडरस्टूड है, ये आप लोग देख लीजिएगा। जहाँ कंफ्यूजन है वहां पे मैं सीधे लैंड करता हूँ। पे स्केल 10 लेवल में है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। एज जो है 35 ईयर है, ये 35 ईयर जनरल एज है। इसमें रिलैक्सेशन क्या है हम आगे चर्चा करेंगे। इसेंशियल क्वालिफिकेशन हम नेक्स्ट स्लाइड में देखा है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अलग है, एक्सपीरियंस अलग है, डिजायरेबल अलग है। ये जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन नाम का जो ये हेडिंग है इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का अलग हेड सब हेड है, एक्सपीरियंस का अलग सब हेड है, डिजायरेबल का अलग सब हेड है, नोट 1 है, नोट 2 है। मतलब 5 तरह के इसमें कंडीशंस दिए हुए हैं। एजुकेशनल, एक्सपीरियंस, डिजायरेबल, नोट 1, नोट 2, इन पांचों पॉइंट पर अगर हम ध्यान दें तो मुझे लगता है कि कंफ्यूजन रह नहीं जाता है। चूंकि ये स्कैंड है इसलिए इसका फॉन्ट छोटा है, मैं आपको आगे ले चलता हूं। ये इसेंशियल क्वालिफिकेशन, ये जो पहले वाला था इसी का है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन एजुकेशनल डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इतना ही लिखा है। सो एजुकेशनल जो है डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब सिर्फ ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। BA, BCom, BSc, BBA, ये सारे रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अगर हुए हैं तो ये डिग्री कोर्स कहलाते हैं। तो जिन्होंने 10+2+3 किया है, जो +3 है उसको हम डिग्री कहते हैं। तो जिन्होंने भी डिग्री किया है वो सब एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर जिन्होंने 12 किया है या BA पार्ट 1 पार्ट 2 तक किया है, पार्ट 3 नहीं किया है, नॉट एलिजिबल। पार्ट 3 भी किए हैं तो इसके लिए और क्या क्या आगे हम एक एक करके कंफ्यूजन आपका दूर करने वाले हैं। जब एक्सपीरियंस की बात आती है तो 3 इयर्स एक्सपीरियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और अकाउंट्स और मार्केटिंग और पब्लिक रिलेशन, इस जो 3 इयर्स का जो एक्सपीरियंस है इसको मैंने फर्दर डिवाइड किया है। ये देखिए क्या चाहिए आपको, 3 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। कहाँ पे चाहिए? गवर्नमेंट सेक्टर में चाहिए, चाहे वो सेंट्रल का हो चाहे स्टेट का हो। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में मतलब PSUs में होना चाहिए। ऑटोनोमस बॉडीज में, कुछ स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, ऑटोनोमस बॉडी होती है, उनमें होना चाहिए। मतलब प्राइवेट का बिल्कुल नॉट कंसिडर्ड, प्राइवेट वाला अप्लाई नहीं किए होंगे। कोई किसी भी गवर्नमेंट जॉब में प्राइवेट सेक्टर का एक्सपीरियंस का वैल्यू जनरली नहीं दिया जाता, यहाँ भी नहीं दिया गया। सो 3 ईयर एक्सपीरियंस कहाँ होना चाहिए? या तो गवर्नमेंट में होना चाहिए, नहीं तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होना चाहिए, नहीं तो ऑटोनोमस बॉडी में होना चाहिए।
3 ईयर मतलब 36 मंथ, नॉट 35 मंथ, नॉट 35 मंथ 20 days, नॉट 35 months 29 days, 36 मंथ होता है। अब किस प्रकार का उनको एक्सपीरियंस चाहिए? जब भी एक्सपीरियंस की बात आती है तो रिलेवेंट एक्सपीरियंस की ही बात हम करते हैं, इररिलेवेंट एक्सपीरियंस की बात हम नहीं करते। रिलेवेंट एक्सपीरियंस का मतलब कि जैसा जिस पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट निकला है उससे मिलता जुलता एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन में एक्सपीरियंस हो, अकाउंट्स में हो, मार्केटिंग में हो, पब्लिक रिलेशन में हो, इंश्योरेंस में हो, रेवेन्यू में हो, टैक्स रिलेटेड मैटर्स हो। ये स्पेसिफिक है, ये पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 एरिया यहाँ पर स्पेसिफिक है। आपके इन एक्सपीरियंस तभी रिलेवेंट है जब इस 7 एरिया के हैं। आउट ऑफ दिस 7 एरिया आप इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आप पता नहीं जो भी एरिया के हैं, यू आर नॉट एलिजिबल। आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो यहीं पे होता है कि आपका एडमिनिस्ट्रेटिव, अकाउंट्स, मार्केटिंग, पब्लिक रिलेशन, इंश्योरेंस, रेवेन्यू और टैक्स रिलेटेड मैटर्स पे आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिजायरेबल है, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये एजुकेशनल कंपलसरी है, ये एक्सपीरियंस कंपलसरी है। डिजायरेबल जब होता है मतलब एडेड होता है, ये आपके लाभ का है। ये नहीं भी है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बट अगर ये है तो ये एडेड आपके लिए है, एडेड मार्क्स है। क्या इसमें? क्वालिफाइड सबऑर्डिनेट अकाउंट सर्विसेज और पास्ट इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंट्स, दैट मीन्स ICW हो गया, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मतलब MBA हो गया, MBA फाइनेंस, और डिग्री इन लॉ LLB। अगर आपने MBA किया है, LLB किया है, ICWA किया है, आपका जो प्रोबेबिलिटी है उसके लिए शायद अलग से कंसीडर किया जाए, कुछ अलग से एडेड मार्क्स मिलने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, होगी, ये नहीं कर सकते। एक्सपीरियंस इन मैटर्स रिलेटेड टू सोशल इंश्योरेंस और लेबर लॉस। अगर आपने लेबर लॉ में डील किया है, अगर आपके पास लेबर लॉ का कोई क्वालिफिकेशन है, लेबर लॉ का कुछ एक्सपीरियंस है, सोशल इंश्योरेंस का कुछ एक्सपीरियंस है, ये भी आपके लिए एडेड बेनिफिट है। अब 2 तरह के नोट हैं। नोट 1 में क्या है? क्वालिफिकेशंस आर रिलैक्सेबल at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing in the case of candidates otherwise well qualified। ये क्वालिफिकेशन की बात मतलब ग्रेजुएशन का हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि ये नॉन ग्रेजुएट को भी ले सकते हैं, उसके लिए यूपीएससी को स्पेशल रीजन लिखने पड़ेंगे। यूपीएससी ऐसी कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करती। अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन चाहिए तो चाहिए, ऐसा एक्सपेरिमेंट यूपीएससी हार्डली करती है, क्योंकि उसके पीछे बहुत इंक्वायरी लग जाएगी, वो कोर्ट में स्टैंड करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए यूपीएससी ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं करने वाली है, कोई रिलैक्सेशन मिलने के चांसेस कम है। फिर भी उन्होंने दिया है तो हमें बताना है आपको। नोट 2 में क्या है? द क्वालिफिकेशंस रिगार्डिंग एक्सपीरियंस इज और आर रिलैक्सेबल एट द डिस्क्रिशन ऑफ द यूपीएससी। पहला आपका क्वालिफिकेशन से रिलेटेड था, जो ग्रेजुएशन से था। अगर ग्रेजुएशन से रिलेटेड कुछ रिलैक्सेशन यूपीएससी देना चाहती है तो स्पेशल रीजन रिकॉर्ड करके दे सकती है। अगर एक्सपीरियंस से रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं तो सिमिलर प्रोसेस में वो रीजन रिकॉर्ड करके दे सकते हैं। किसके लिए? सिर्फ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए, बाकी लोगों के लिए ये नहीं है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए वो भी तब ऐसा रीजन दिया जाएगा जब उनके पास शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट के कैंडिडेट कम मिलते हैं। अगर उनके पास कम कैंडिडेट SC ST के कम मिलते हैं तब अंडर एक्सपीरियंस्ड लोग को भी वो लेने पर कंसीडर कर सकते हैं। ये सेकेंड नोट है। एनी अदर कंडीशन, ये एक अनदर, ये 6th पॉइंट है। द अपॉइंटमेंट ऑफ द कैंडिडेट्स हु आर ऑलरेडी इन द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट और इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सर्विसेज विल बी मेड ऑन इमीडिएट ऑब्जर्प्शन बेसिस।
कहने का मतलब कि जो लोग, इन्हीं लोगों, ये जितना लिखा हुआ है इन्हीं का एक्सपीरियंस वहाँ पर वैलिड है, इन्हीं लोगों से मांगा भी गया है एप्लीकेशन। तो इन लोगों को जैसे सिलेक्शन होता है, इन लोगों को परमानेंटली ईएसआईसी में ऑब्जर्व कर लिया जाएगा। इंपॉर्टेंट डेट्स है, कुछ क्लोजिंग डेट है। ऑनलाइन सबमिशन का जो क्लोजिंग डेट है वो सेकेंड सितंबर 21 है। प्रिंटिंग ऑफ कंप्लीटली सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 3 सितंबर 21 है। मैं ये साल भर पहले की बातें क्यों बता रहा हूँ? मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इससे हमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमें डिसाइड करना है। डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी ऑफ ऑल कैंडिडेट्स इन एवरी रिस्पेक्ट शैल बी प्रिस्क्राइब्ड क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन। क्लोजिंग डेट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन का 2 सितंबर है। आपका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट हो, आपका एक्सपीरियंस हो, डिजायरेबल हो, ये जितनी चीजें हैं ये आपकी तभी कंसीडर होंगी जब आपने 2 सितंबर 21 और बिफोर आपने एक्वायर कर लिया हो। अगर इसके बाद आप एक्वायर करते हैं, ये कंसीडर नहीं होगा। आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो, आपके पास एक्सपीरियंस हो, ये जितनी भी चीजें हैं आपके पास एज ऑन 2 सितंबर 2021 होना चाहिए, उससे पहले का होना चाहिए या उस दिन तक होना चाहिए। कट ऑफ डेट है 2 सितंबर 21। चाहे आप एज के लिए काउंटिंग कीजिए, अपर एज लिमिट, लोअर एज लिमिट, क्वालिफिकेशन के लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस के लिए डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, इन सब के लिए कंसिडरेबल डेट जो है वो 2 सितंबर 21 है। सो अब इस लेवल पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आपका 2.5 साल है, 1.25 साल है, 2 साल है, 1.5 साल है, पता नहीं क्या क्या कैलकुलेशन करते रहिए, आपको डेट जो कट ऑफ डेट है वो 2 सितंबर 21 है। इस डेट से पहले अगर आपके पास वो सारी चीजें हैं तो आप पूरी करते हैं, और नहीं तो भगवान भरोसे। Date for the interview on which shortlisted candidates is required to bring the printout of his or online application along with the obviously shall be intimated shortly separately। करने का मतलब कि क्या क्या एप्लीकेशन आपको, क्या जितने भी आपने अंडरटेकिंग ले लिया कि मैंने ये पास किया, मैंने वो पास किया, मेरे पास ये सर्टिफिकेट है, मेरे पास वो सर्टिफिकेट है, मेरे पास ये कैटेगरी है, वो कैटेगरी है, यह सब के लिए यूपीएससी आपको मौका देगी। Age limit shall against all items in the normal age limit and age is relaxable for SC/ST candidates। जो 35 ईयर एज था मैक्सिमम एज, वो SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 5 ईयर्स रिलैक्स्ड है, OBC कैंडिडेट्स के लिए 3 ईयर रिलैक्स्ड है, और एज लिमिट इज आल्सो रिलैक्सेबल फॉर ESIC अप टू 5 ईयर्स। जो ESIC के कैंडिडेट्स उनको 5 साल के रिलैक्स है। फिनिश मतलब 40 साल तक जिनका एज रहा होगा, जो डेट ऑफ डिटर्मिनेशन है उसके अनुसार वो अप्लाई किए होंगे। कुछ और भी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, उसको ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स वुड बी आस्क्ड टू सबमिट द डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ देयर क्लेम फॉर द पोस्ट। Their documents will be scrutinized and those candidates who fulfill all the eligibility conditions of the post shall be called for interview। ये जो सेंटेंस है, इसके कहने का मतलब ये है कि आपका रिटेन का रिजल्ट शायद निकले, रिजल्ट निकलने के बाद से आपको बोला जाए कि अपने डॉक्यूमेंट्स आप भेजिए। आपके डॉक्यूमेंट की वो स्क्रूटनी करेंगे, और डॉक्यूमेंट की स्क्रूटनी और मार्क्स ये दोनों को मिला करके तब वो डिसाइड करेंगे कि किसको इंटरव्यू के लिए बुलाना है, किसको इंटरव्यू के लिए नहीं कॉल करना है। आई विल रिपीट अगेन, जो भी आपका रिटेन का आउटकम हो, रिटेन का जो भी आपका आउटकम हो जो आपने 17 जुलाई को दिया है, उसके बाद से कमीशन क्या करेगी, सारे पेपर्स, सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे लेगी, लेकर के वो स्क्रूटनाइज करेंगे। डॉक्यूमेंट्स आपको हॉल टिकट देने से पहले शायद स्क्रूटनाइज नहीं हुआ है, आपके अंडरटेकिंग पे आपको हॉल टिकट दे दिया गया, आपने अंडरटेकिंग दिया है कि हाँ मैं सारी क्राइटेरिया फुलफिल करता हूँ, अगर मैं नहीं फुलफिल करता तो मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। तो इस आपका अंडरटेकिंग पे आपको हॉल टिकट दे दिया गया, आप अपीयर हो गए।
जो भी आपका रिटेन का आउटकम है, रिटेन के आउटकम के बाद से कमीशन आपका जितना भी सर्टिफिकेट है उसकी वो स्क्रूटनी करने वाली है, वेरीफाई करने वाली है। सर्टिफिकेट्स की स्क्रूटनी और आपका जो रिटेन का जो मार्क्स है, इनको मिलाने के बाद से कमीशन इस नतीजे पे पहुंचेगी कि इंटरव्यू में किसको बुलाना चाहिए और किसको नहीं बुलाना चाहिए। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। जिसको यूपीएससी कंसीडर करेगी इन दोनों बेसिस पे, डॉक्यूमेंट के स्क्रूटनी पे और उसके बाद से आपके मार्क्स के, इन दोनों के कॉम्बिनेशन के बाद से कमीशन एक कंक्लूजन पर पहुंचेगी कि ये लोग मार्क्स भी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं और ये सर्टिफिकेट क्राइटेरिया भी फुलफिल कर रहे हैं, इनको बुलाया जाए। उन्हीं लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, सबको इंटरव्यू के लिए कमीशन नहीं बुलाएगी। The candidates are directed to undertake the CBRT RT at their own risk। बता रहे हैं कि आप अपने रिस्क पे आप ये टेस्ट दे रहे हैं। After verifying that they fulfill the qualification as prescribed in the advertisement and their submission to the test is purely provisional। आपने जो कुछ भी हॉल टिकट आपको दिया हुआ है और जो भी कुछ आप अपीयर हुए हैं, ये प्रोविजनल हुआ है। इसका डिसीजन आप रियली एलिजिबल हैं उस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए, रियली एप्लीकेंट है कि नहीं है, एलिजिबल एप्लीकेंट है कि नहीं है, वो आपके सर्टिफिकेट स्क्रूटनी के बाद डिसाइड किया जाएगा। अगर आप एलिजिबल कैंडिडेट हैं और आपका मार्क्स क्राइटेरिया फुलफिल होता है तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप नॉट एलिजिबल कैंडिडेट हैं और मार्क्स क्राइटेरिया फुलफिल होती है, नहीं बुलाया जाएगा। अगर आप एलिजिबल कैंडिडेट हैं और मार्क्स क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होती है, नहीं बुलाया जाएगा। मार्क्स क्राइटेरिया भी फुलफिल होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी भी फुलफिल होना चाहिए। अब आपको इंटरव्यू के लिए कॉल फॉर किया जाएगा। Minimum essential qualification: all applicants must fulfill the essential requirement of the post and other conditions stipulated in the advertisement। मतलब मिनिमम जो कुछ भी आपसे मांगा गया है, 3 साल का एक्सपीरियंस, ग्रेजुएशन, ये मिनिमम क्राइटेरिया तो होना ही चाहिए। They are advised to satisfy themselves before applying that they possess at least the essential qualification laid down for various posts। नो इंक्वायरी कह रहे हैं कि जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो उसको इंश्योर करना आपकी जिम्मेदारी है। Note 1. The prescribed essential qualifications are the minimum and the mere possession of the same does not entitle candidates to be called for interview। फिर से समझिए, जो भी आपका ग्रेजुएशन है, आपका 3 साल का एक्सपीरियंस है, कुछ रिलेवेंट एक्सपीरियंस है, कुछ डिजायरेबल आपके पास डिग्री है, ये सब जो चीजें हैं ये सब कंसीडर होने वाली हैं। सिर्फ आपने ग्रेजुएशन पास कर लिया है, सिर्फ आपके पास 3 साल की क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है, सिर्फ इसी के बेसिस पे इंटरव्यू पे कॉल फॉर नहीं किए जाएंगे। इंटरव्यू पर में कॉल फॉर करने के लिए आपके मार्क्स भी देखे जाएंगे, आपका वेटेज भी दिखा जाएगा एक्सपीरियंस में, आपके डिजायबिलिटी का भी वेटेज दिखा जाएगा और फिर एक फ्रेमवर्क बनाएगी कमीशन, और उस कमीशन उसके बाद से जो लोग एलिजिबल क्वालिफाइड होंगे, जो लोग एलिजिबल होंगे और क्वालिफाइड होंगे, उन्हीं को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। नोट 2 क्या है? इन द इवेंट ऑफ नंबर ऑफ एप्लीकेशंस being large, commission will adopt short listing of criteria to restrict the number of candidates to be called for interview। इंटरव्यू के लिए वो लोग पूरे झुंड को नहीं बुलाने वाले हैं। अगर बहुत लोग पास हो जाते हैं तो वो कुछ ना कुछ वो क्राइटेरिया डिसाइड करेंगे, क्या तो कट ऑफ मार्क्स को ऊपर ले जाएं। जनरली क्या देखा गया है कि 1:3 कॉल किया जाता है। अगर 151 का आपका वैकेंसी है तो लगभग आप जोड़ लीजिए कि 353, 3 गुना कर लीजिए, 453 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाना चाहिए। ये एक जनरल रूल है, ये डिसाइड करेगी कमीशन की कितने लोगों को बुलाना है। इंटरव्यू के लिए जनरली 3 टाइम्स बुलाया जाता है, सो 151 का 3 टाइम्स जो होता है वो 453 होता है। तो जनरली 453 बुलाना चाहिए, बट ये डिस्क्रिशन है कमीशन का, वो ज़्यादा लोगों को भी बुला सकते हैं। वो स्क्रूटनी पर डिसाइड देखेंगे कि कितने लोग डिजर्विंग हैं,
वो ज़्यादा लोगों को भी बुला सकते हैं, तब उनके पास ऑप्शन रहेगा कुछ लोगों को शॉर्ट लिस्ट करने के लिए और कुछ लोगों को इलिमिनेट करने के लिए। अच्छा, इसमें क्या बोल रहे हैं कि अगर नंबर ऑफ पर्सन्स ज़्यादा हो जाएंगे, to restrict the number of candidates to be called for interview to a reasonable number by any or more of the following methods। लोगों का जो कम करने वाला संख्या है कि मुझे सिर्फ 453 लोगों को ही बुलाना है, चाहे 500 लोगों को ही बुलाना है, चाहे 600 ही लोगों को बुलाना है, ये कोई मनमानी का तरीका नहीं है। ये एक लेट डाउन उन्होंने बता दिया कि किस किस बेसिस पे हम ये शॉर्ट लिस्ट करेंगे। क्या क्या है उनका, एक तो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन वो देखेंगे, किसके पास डिजायरेबल क्वालिफिकेशन का वेटेज आ रहा है उसको ध्यान दिया जाएगा। उसके बाद से ऑन द बेसिस ऑफ हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखेंगे, ग्रेजुएशन तो है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी है क्या, एमबीए भी है क्या, एलएलबी भी है क्या, चार्टर्ड अकाउंटेंट है क्या, ये सब क्राइटेरिया वो देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हायर एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड। अब यहां पर वो फील्ड आता है जहां पर आप लोग डिस्कशन करना है, ऑन द बेसिस ऑफ हायर एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड। अब हायर एक्सपीरियंस के अनुसार तो जैसा जैसे ऊंचे पोस्ट वाले होंगे उनके एक्सपीरियंस की वेटेज बढ़ेगी, जो नीचे पोस्ट वाले होंगे उनके एक्सपीरियंस के वेटेज यहाँ पे कम दिख रहे हैं। हालांकि फाइनल डिसीजन यूपीएससी का होगा, लेकिन इस पॉइंट पे अगर वो कंसीडर शॉर्ट लिस्ट करते हैं, अगर इस पॉइंट में शॉर्ट लिस्ट करते हैं तो निश्चित रूप से जो हायर डिग्री वाले हैं, हायर एक्सपीरियंस वाले हैं, हायर कैडर एक्सपीरियंस वाले हैं, उनका वेटेज रहेगा। वेटेज रहेगा, फाइनल डिसीजन नहीं। फाइनल डिसीजन तो ऑल टुगेदर लेना है। बाय काउंटिंग एक्सपीरियंस बिफोर और आफ्टर द एक्विजिशन ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन, ये भी देखा जाता है कि बहुत लोग पहले से ही क्वालिफिकेशन लगा दिए हैं इस आप उसके बाद एक्सपीरियंस का, और बाद में आपने एसेंशियल क्वालिफिकेशन लगाया, उसको भी वो कंसीडर कर सकते हैं। बाय इन्वोकिंग एक्सपीरियंस इवन इन केसेस वेयर देयर इज नो एक्सपीरियंस मेंशन्ड आइदर एज एसेंशियल। कहने का मतलब कि अगर ये सारे क्राइटेरिया में भी सब लोग टन 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 आ रहे हैं और इसके अनुसार भी अगर 5000 लोग को इंटरव्यू के लिए बुलाना पड़े तो 5000 को बुलाएंगे नहीं, बुलाना तो उनको 500 को ही। इसलिए कुछ और मेथड वो अपना सकते हैं जिससे लोगों को इलिमिनेट किया जा सके और लगभग 500 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए। इंटरव्यू में वो भीड़ भाड़ नहीं करेंगे, उनके पैनल होते हैं, उनके लिमिटेड उनके स्टाफ होते हैं, उस लिमिटेड स्टाफ के साथ ही वो इंटरव्यू लेने वाले हैं। तो इसलिए इंटरव्यू से पहले वो सब डिसाइड कर लेंगे और उन्हीं को इंटरव्यू में बुलाएंगे जो हर तरह से उनको सुटेबल लग रहा है। वो सुटेबल एमटीएस भी लग सकता है और वो सुटेबल वो बीआरओ के एओ साहब भी लग सकते हैं, वाइस वर्सा भी हो सकता है। बाय होल्डिंग ए रिक्रूटमेंट टेस्ट तो ऑलरेडी वो ले चुके हैं। कैंडिडेट शुड देयरफॉर मेंशन ऑल, इसलिए ये बता रहे हैं कि कैंडिडेट के ये इंटरेस्ट में होगा कि आपके पास जितने क्वालिफिकेशन है, जितने एक्सपीरियंस है, जितने एडिशनल क्वालिफिकेशन है, जितने डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, वो सब फिलअप कीजिए, क्योंकि वो सब के बेसिस पर वो डिसाइड करने वाले हैं कि किसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए और किसको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाए। कहने का मतलब कि जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है उसके भी वेटेज रहेंगे, जो आपके पास एक्सपीरियंस है उसके भी वेटेज रहेंगे, जो क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस है उसके भी वेटेज रहेंगे, जो लेवल ऑफ एक्सपीरियंस है उसके भी वेटेज रहेंगे। एक्स सर्विसमैन लोग हैं, बहुत से एक्स सर्विसमैन इसमें अपीयर हुए हैं, बहुत से हमारे ईएसआईसी में भी जो एसएसओ हैं उन्होंने वो अपीयर हुए हैं। उनको ये कमीशन बता रही है कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक सर्विसमैन का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। एक सर्विसमैन का आपको सिर्फ और सिर्फ एज रिलैक्सेशन मिलेगा। आप अगर एक बार एक सर्विसमैन बेनिफिट अवेल कर चुके हैं, आप
आर्मी से, नेवी से, एयरफोर्स से आए और एक बार आपने एक सर्विसमैन कोटा आपने अवेल कर रखा है, चाहे बैंक में गए, चाहे ईएसआईसी में गए, चाहे पीएफ में गए, चाहे जहां भी गए, अगर आपने एक बार कोटा अवेल कर लिया है तो दोबारा आप रिजर्वेशन कैटेगरी में नहीं आते। नाउ यू आर अ जनरल कैंडिडेट, आप स्पेशल कैंडिडेट, आप एक सर्विसमैन कैंडिडेट सिर्फ और सिर्फ एज रिलैक्सेशन के लिए है। किसी प्रकार का अलग से आपको कोटा नहीं है, रिजर्वेशन नहीं है, अगर आपने अवेल कर लिया है। जिन्होंने अवेल नहीं किया है, जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी छोड़ करके और अभी भी बैठे हुए हैं, उन्होंने कोई जॉब ज्वाइन नहीं किया है, मतलब उन्होंने डिफेंस कोटा यूज नहीं किया है, उनके लिए इसमें रिजर्वेशन हो सकता है। तो ये दो थी सब, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपको कंफ्यूजन दूर करने का उपाय। अब बात ये है कि मैं करीब करीब जब से ये 17 को एग्जाम खत्म हुआ तो उस समय देख रहा हूँ कि ग्रुप जो है केवल डिस्कशन से ही भरा हुआ है। तो अब जब इतना सब कुछ क्लियर हो गया तो सवाल ये उठता है कि कैंडिडेट्स को क्या करना चाहिए। जो लोग अपीयर हुए हैं उनको क्या करना चाहिए। देखिए साहब, आपका काम था अपीयर होना, आप अपीयर हो गए हैं। कितने लोग 90% मार्क्स ला रहे हैं, कितने लोग 40% मार्क्स ला रहे हैं, ये काम आपका नहीं है। किसको कमीशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएगी, किसको कमीशन इंटरव्यू के लिए बुलाएगी, ये एरिया आपका नहीं है। आपका एरिया है कि अगर आपने टेस्ट दे दिया है तो इसके बाद वाला जो प्रोसेस है उसके लिए आप रेडी रहिए। इसके लिए आपने वो एक छोटी सी कहानी तो सुनी होगी, एक शेर वाली कहानी, एक सिचुएशनल रिएक्शन टेस्ट कहलाता है, एसआरटी कहलाता है डिफेंस में। तो सिचुएशनल रिएक्शन टेस्ट में एक क्वेश्चन पुट किया जाता है कि आप जंगल से जा रहे हो और बाघ अचानक आपके सामने आ जाए, शेर अचानक आपके सामने आ जाए, आप क्या करेंगे? अरे जब शेर आपके सामने अचानक आ गया तो जो करना है वो शेर करेगा, आप थोड़े कुछ करेंगे। वहां से शेर का रोल स्टार्ट होता है, आपका रोल करीब करीब फिनिश हो चुका है। अगर एकाएक सामने आ गया तो, अगर बहुत दूरी है तो हो सकता है कि आपके पास कुछ ऑप्शन हो, लेकिन जब शेर एकदम सामने आ गया तो जो करना है वो शेर ही करेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए यहां पर जो शेर है वो यूपीएससी है। यूपीएससी का काम यूपीएससी को करने दीजिए। किसको पास करेंगे, किसको पास नहीं करेंगे, किसको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, किसको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाएंगे, ये उनके भरोसे छोड़ दीजिए। आपने अप्लाई कर दिया है, आपने टेस्ट दे दिया है, नाउ बॉल इज इन यूपीएससी कोर्ट। आपके कोर्ट में क्या है? आपके कोर्ट में है कंसंट्रेट ऑन रिवीजन ऑफ सिलेबस। आपका सिलेबस बहुत वास्ट है और इंटरव्यू आपका बहुत बड़ा डिसाइसिव फैक्टर होने वाला है। इंटरव्यू का आधा मार्क, 1 मार्क मेरिट लिस्ट में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल फॉलो करने वाला है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो तो प्लीज, अगर आपको लगता है कि आपने रिटन में अच्छा परफॉर्म नहीं किया है तो अपने परफॉर्मेंस को बढ़िया करने के लिए इंटरव्यू में अच्छा कीजिए, और अगर आपको लगता है कि रिटन में आपने अच्छा किया है तो मेरिट लिस्ट में ऊपर आने के लिए आप इंटरव्यू की बढ़िया से तैयारी कीजिए, क्योंकि इंटरव्यू का मार्क्स जोड़ करके ही मेरिट लिस्ट बनेगा। इसलिए प्लीज कंसंट्रेट ऑन योर रिवीजन ऑफ योर सिलेबस। सारे डिस्कशन आर्गुमेंट को साइड में छोड़ दीजिए, पूरे सिलेबस को आप रिवाइज कीजिए। जितना मैंने वीडियो आपको डाला है, एचआरएम पे डाला है, अकाउंटेंसी पे डाला है मैंने, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे डाले हैं, हम मार्केटिंग मैनेजमेंट पे डाले हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे डाले हैं, आरटीआई एक्ट पे डाले हैं, बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल्स पे डाला हुआ है। जितने भी मटेरियल हमने डाले हैं उसको आप प्लीज रिवीजन कीजिए। मैं एक बार रीअसेस कर रहा हूं वेदर मुझे कुछ और उसमें ऐड करना चाहिए क्या। अगर ऐड करने की जरूरत पड़ेगी तो कुछ और हम ऐड करेंगे उसमें। इंटरव्यू के जितने टिप्स हैं वो हम करीब करीब आपके सामने ला रहे हैं, और इंटरव्यू में को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है उसकी जिम्मेदारी मेरी है।
आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करने वाले हैं उसकी जिम्मेदारी मेरी है। जितने लोगों को इंटरव्यू का कॉल आएगा उनको जूम मीटिंग के द्वारा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा उनको इंटरव्यू के लिए जितना गाइड हो सकता है वो मैं गाइड करूंगा। पर्सनली 1 to 1 पर्सन जितने लोगों का आएगा उन सबको मैं गाइड करूंगा, लेकिन मैं सिर्फ आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है वो मैं गाइड करूंगा। क्या रिप्रेजेंट करना है वो तो आपको करना है, रिवीजन आपको करना है, करंट अफेयर आपको तैयार करना है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको प्रिपेयर होना है, मार्केटिंग मैनेजमेंट आपको तैयार करना है। मैं कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो मैं आपको बताऊंगा। गेट रेडी फॉर इंटरव्यू एंड कंफर्म योर नेम इन द मेरिट लिस्ट। जी हाँ, जितना अच्छा आपका प्रिपरेशन होगा इंटरव्यू के लिए, जितना अच्छा प्रिपरेशन होगा उतना कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा, उतने अच्छे मार्क्स आएंगे और उतना अच्छा मेरिट लिस्ट में आप पोजीशन हायर करेंगे। ध्यान रखना है, अभी तक के अनुसार सिर्फ 151 लोगों को ही वो लेने वाले हैं। गलती से अगर 152nd और 153rd पर आपका नाम आ गया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, फिर किसको ब्लेम करेंगे आप? इसलिए अपने आप को ब्लेम करने से अच्छा है कि अपने आप को प्रिपरेशन के इस आग में झोंक दीजिए। जिस तरीके से आपने रिटेन का आपने तैयारी किया था उसी तरीके से इंटरव्यू का तैयारी कीजिए। इससे क्या फायदा होगा? मे बी हेल्पफुल फॉर एपीएफसी एग्जाम। ऐसा है, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का रिक्रूटमेंट होने वाला है, बहुत दिन से ये सुनने में आ रहा है और ये कभी भी नोटिफाई हो सकता है। और इनके सिलेबस और ये साइसी के सिलेबस 50% तो मिलते जुलते हैं, अगर पूरा नहीं मिलते जुलते हैं तो। ये जब भी एपीएफसी का हम वेट कर रहे हैं, इसका हम शुरू करेंगे क्लासेस। लेकिन अगर आप ये तैयारी में लगे हैं, रिवीजन में लगे हुए हैं और भगवान न करे अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ पाया, भगवान न करे आपको इंटरव्यू के लिए कॉल फॉर नहीं किया गया, भगवान न करे आप रिटेन में शॉर्ट लिस्ट नहीं हो पाए, आपका जो भी मेहनत है, जो भी आपने वर्क किया है, इट इज नॉट गोइंग इन वेन। वो आपको एपीएफसी के एग्जाम में काम आने वाला है। और सही, कुछ लोगों का कैलकुलेशन सही है, 1-1.5 साल के बाद से फिर से ये साइसी लेकर के आएगा रिक्रूटमेंट डीडी का। तो जिनके पास एज रहेगा, जिनके पास क्वालिफिकेशन रहेगा, जिनके पास एक्सपीरियंस रहेगा, अगर इस बार किसी भी कारण से छूट गए और उनका प्रिपरेशन अगर कंटिन्यूअस रहा, लगा रहा, अगली बार क्लिक हो जाएगा। तो इसलिए प्रिपरेशन में लगे रहिए। प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम इन आर्गुमेंट डिस्कशन अमॉन्ग यू। आपको जितना डिस्कशन करना है, जितनी आर्गुमेंट करना है, टू द पॉइंट आप उस पे कीजिए कि आपका सिलेबस पे करना है। आपको सिलेबस पे कीजिए, रिवीजन पे कीजिए, इंटरव्यू पे कीजिए। मैं आपको क्लासेस दे रहा हूं, इसके अलावा आपको अगर लगता है कि कुछ और क्लासेस की जरूरत है, लेट मी नो। आप ग्रुप में भी, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो है उस ग्रुप में भी आप अपना कमेंट दे सकते हैं, और नहीं तो हमारे वीडियो में जो यूट्यूब पे जो हमारा वीडियो है वहां पर जो कमेंट बॉक्स है वहां पर भी अपने व्यू दे सकते हैं। सो प्लीज यूटिलाइज योर टाइम। मैं आपको बता रहा हूं, जितनी शांति में आप पसीना बहाते हैं, फौज वालों को पता है, जितनी शांति में आप पसीना बहाते हैं उतने वार के समय में आपके खून कम बहते हैं। और शांति में अगर आपने सो करके टाइम पास कर लिया तो वार के समय में सिर्फ खून ही नहीं बहते, प्राण पखेरु भी उड़ जाते हैं। इसलिए अभी बड़ी शांति है, अभी रिजल्ट नहीं आया है, बढ़िया से तैयारी में लग जाइए, बढ़िया से तैयारी में लग जाइए, इंटरव्यू अच्छा परफॉर्म कीजिए और सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी हायर कीजिए। मैं डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ आपके लिए नया लेकर के आते रहूंगा। आपको लगता है कोई नया चीज तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप डालिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।